Friends, greetings of the day. Welcome to PYQ marathon session. A body of mass 1000 kg is moving horizontally with a velocity 6 meter per second. If 200 kg extra mass is added, then the final velocity is. इसमें दिया हुआ है कि 1000 kg मास का एक बॉडी है जो मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, उसका डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टली, और बाद में उस मास पर एक 200 केजी का मास ऐड किया गया है। तब हमें पूछा गया है कि वेलोसिटी क्या होगा जब 1000 केजी और 200 केजी मास का कंबाइंड सिस्टम होगा। तब इनिशियली जब 1000 केजी मास मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। उसी तरह जब 200 केजी ऐड हो रहा है 1000 केजी मास पर, तभी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तब मोमेंटम कांस्टेंट होता है, यानी जो इनिशियल मोमेंटम होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी आई से, वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इसी कंसेप्ट को हमने इस प्रॉब्लम में यूज किया है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m1v1। मान लीजिए मास जो 1000 केजी है वो m1 है, इंटू v1 जो 6 मीटर पर सेकंड जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v1 है, और फाइनल मास क्या होगा? m1 प्लस m2, 1000 केजी प्लस जो एडेड मास है जो कि है 200 केजी। तो दोनों को ऐड करेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू v2। मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो v2 है। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे m1 का, v1 का, फिर m1 प्लस m2 का, और तब हमें कैलकुलेशन से v2 आएगा 6000 डिवाइडेड बाय 1200, जो कि आता है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब 200 केजी मास एक्स्ट्रा ऐड किया गया है 1000 केजी मास पर, तब जो फाइनल वेलोसिटी है वो इस सिस्टम का हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसलिए इस केस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टू बॉडीज ऑफ मास 4 ग्राम एंड 25 ग्राम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज। मतलब हमें दो बॉडी का मास दिया हुआ है, एक का 4 ग्राम है और दूसरे का 25 ग्राम है, और हमें बताया गया है कि दोनों मास इक्वल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, मतलब दोनों के काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो हमें उसके लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का रेशियो पता करना है। तो हमें प्रॉब्लम में काइनेटिक एनर्जी दोनों मास का इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी मास 1 का होगा वही काइनेटिक एनर्जी मास 2 का होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसलिए जो मास 1 का काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ m1 इंटू वी वन स्क्वायर होगा। m1 उसका मास है और v1 उसकी वेलोसिटी है। उसी तरह जो सेकेंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि m1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं हाफ m1 v1 स्क्वायर में। उसी तरह से m2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं हाफ m2 v2 स्क्वायर में। तब हमें आ जाएगा m1 v1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1। उसी तरह से राइट साइड में आ जाएगा m2 v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। और m1 v1 क्या है? लीनियर मोमेंटम है, तो उसे हम लिखेंगे p1, क्योंकि लीनियर मोमेंटम को p1 से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो m1 v1 अगर p1 है तो m1 v1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? p1 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2m1। उसी तरह से m2 v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा p2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। तो फिर P1 और P2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट M1 बाय M2। इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का रेशियो होगा वो स्क्वायर रूट होगा मास के रेशियो का। तो इसलिए P1 बाय P2 क्या हो जाएगा? M1 क्या दिया हुआ है? 4 ग्राम, और M2 क्या दिया हुआ है? 25 ग्राम, इज इक्वल टू 2/5। इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम का जो रेशियो है उसके मैग्नीट्यूड का, वो हो जाएगा 2:5। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में ऑप्शन सी। An average force of 125 Newton is applied on a machine gun firing bullets, each of mass 10 gram, at the speed of 250 meter per second to keep it in position. The number of bullets fired per second by the machine gun is। हमें जब भी मशीन गन और बुलेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो उसमें एक कंसेप्ट है
कि मान लीजिए एक पर्सन है जो मशीन गन से बुलेट फायर कर रहा है। तो जब ये मशीन गन से बुलेट फायर हो रहा है उस समय न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण रिक्वायल फोर्स लग रहा है उस पर्सन पे, है ना। तो जो रिक्वायल फोर्स लग रहा है उस पर्सन पे उतना ही फोर्स वो पर्सन भी उस गन पे लगाता है ना, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। तो इस केस में 125 न्यूटन जो है अप्लाइड ऑन मशीन गन है ना। इसका मतलब कि पर्सन के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 125 न्यूटन। मतलब ये 125 न्यूटन रिक्वायल फोर्स मशीन गन भी पर्सन पे अप्लाई करना है। तो हमें फोर्स दिया गया है और हमें बताया गया कि जो मास है ईच बुलेट का वो 10 ग्राम है और उसका स्पीड 250 मीटर पर सेकेंड है ना। तो हमें पूछा जा रहा है कि एक सेकंड में कितने बुलेट को फायर किया गया होगा मशीन गन के द्वारा, जिसके कारण जो एवरेज फोर्स है वो 125 न्यूटन अप्लाई हो रहा है मशीन गन पर। इस तरह के प्रॉब्लम में हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ को यूज करना है। उसमें क्या कहा गया है कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करता है, डी बाई डी टी ऑफ एम भी। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे इस प्रॉब्लम में। तो हमें फोर्स क्या दिया है, 125 न्यूटन, है ना। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है, डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होगा कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ बुलेट जो फायर किया गया पर सेकेंड वो क्या है, एन है। तो एन इंटू और मास इंटू वेलोसिटी, है ना, ये क्या हो गया, मोमेंटम हो गया। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो 125 न्यूटन इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी इंटू एम वी, क्योंकि एम और वी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है ना। तो डी एन बाई डी टी क्या हो जाएगा, अब हम वैल्यू पुट करते हैं 125, तो यहाँ पे फोर्स है इंटू और ये 1000 बाई 10, क्योंकि मास क्या है 10 ग्राम है तो इसे हमें केजी में कन्वर्ट करना होगा, है ना। इसलिए इसको डिवाइड किए हम 1000 से। और वेलोसिटी कितना है, 250 मीटर पर सेकेंड है ना। तो इस कैलकुलेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डी एन बाई डी टी क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड है मशीन गन के द्वारा वो कितना है, 50 है ना। इसलिए इस केस में आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करें। 100 balls, each of mass m, moving with speed v, simultaneously strike a wall normally and reflected back with same speed in time t second. The total force exerted by the balls on the wall is, है ना। इस केस में हमें क्या कहा गया है कि एक वॉल है, उस पर जो है 100 बॉल्स वो हिट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है नॉर्मली, है ना, इस नॉर्मल डायरेक्शन में। और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक करता है ना। हिट करने के बाद उसी डायरेक्शन में 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। और जो हिट कर रहा है और रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है उसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो टाइम टी सेकेंड है। हमें पूछा गया है कि टोटल फोर्स बॉल के द्वारा वॉल पे कितना एक्सर्ट हो रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हमें वेक्टर नोटेशन लिखने में आसानी होती है। तो हमने पढ़ा है अभी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है, उसके अनुसार कि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि dp बाई डी टी। इस केस में जो एवरेज फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और डेल्टा पी का क्या मतलब, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और फाइनल मोमेंटम क्या है, मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो जो फाइनल मोमेंटम होगा उसका डायरेक्शन क्या है, वी आई कैप। तो क्योंकि बॉल्स कितने हैं, 100 बॉल्स है, तो मान लीजिए अभी तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम एन मान लेते हैं, तो एन इंटू एम वी इंटू आई कैप, क्योंकि ये हमारा डायरेक्शन शो कर रहा है, माइनस इनिशियल मोमेंट। इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप में है, तो एन एम भी इंटू माइनस आई कैप। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइडेड बाई टी रहेगा, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n एम बी डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, एन का वैल्यू 100 रखते हैं, है ना। एम का वैल्यू, एम का तो एम ही है, ईच ऑफ मास एम, और वी तो
v रहेगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि v स्पीड v है। तो फोर्स क्या आ जाएगा, 2 इंटू 100 इंटू एम वी बाई टी, मतलब 200 एम वी बाई टी। तो ये हमारा हो जाएगा जो टोटल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बॉल्स के द्वारा ऑन दी वॉल्स। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए मशीन गन of mass 10 kg fires 20 gram bullets at the rate of 180 bullets per minute with a speed of 100 meter per second each. The recoil velocity of the gun is। जब भी मशीन गन और बुलेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हमें इस कंसेप्ट को समझना चाहिए कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए ये हमारा गन है जिससे बुलेट फायर हो रहा है, तो जब बुलेट फायर होगा तो बुलेट के फॉरवर्ड डायरेक्शन के कारण एक रिएक्शन फोर्स आएगा जो मशीन गन को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। तो मान लीजिए बुलेट गन से वीबी वेलोसिटी से फायर किया गया है, तो जो गन का वेलोसिटी होगा या रिक्वायल वेलोसिटी होगा वो होगा वीजी। और अगर हम इस सिस्टम को देखें तो इस सिस्टम में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो फोर्स क्या है, जीरो है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, मतलब कि मोमेंटम कांस्टेंट होता है, यानी जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरम की वजह से। इस प्रॉब्लम में हमें एक चीज दिया हुआ है कि 180 बुलेट्स पर मिनट जो है वो ये मशीन गन फायर कर रहा है। इसका मतलब है कि मशीन गन एक सेकंड में कितना बुलेट फायर कर रहा है, 180 बाई 60 यानी 3 बुलेट्स पर सेकंड ये मशीन गन फायर कर रहा है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा, यानी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है, जो इनिशियल मोमेंटम गन का है प्लस इनिशियल मोमेंटम बुलेट का है, जो कि बराबर होगा फाइनल मोमेंटम गन प्लस फाइनल मोमेंटम बुलेट का। और इनिशियल जब होगा वो क्या है, जीरो है, क्योंकि इनिशियली मान लीजिए बुलेट फायर नहीं किया गया है तो उस समय मोमेंटम क्या है, जीरो है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, गन का मान लीजिए कि मास m1 है और उसकी वेलोसिटी vg है तो m1 vg हो जाएगा। उसी तरह से बुलेट का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m2 इंटू वी, लेकिन एक सेकेंड में कितने बुलेट को फायर किया गया, 3, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो फाइनल मोमेंटम होगा बुलेट का वो क्या होगा, 3 इंटू m2 vb। अब जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो vg क्या आ जाएगा, -3m2 vb बाई m1। अब हम वैल्यू पुट करें तो -3, और जो बुलेट का मास है, एक बुलेट का मास क्या है, 20 ग्राम है। तो 20 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो 20 बाई 1000 करेंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो क्या है, 100 मीटर पर सेकंड है, तो वहां आप लिखेंगे 100 और डिवाइडेड बाय जो m1 है, मतलब मशीन गन का जो मास है वो कितना है, 10 केजी, तो 10 केजी लिखेंगे। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वेलोसिटी जो गन का आएगा वो आएगा -0.6 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन क्यों है, माइनस साइन का मतलब है कि जो वेलोसिटी बुलेट का होगा जस्ट उसके अपोजिट जो वेलोसिटी होगा वो गन का होगा, है ना। इसलिए जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है गन का वो क्या हो जाएगा, 0.6 मीटर पर सेकेंड होगा। इसलिए हमारा आंसर इस केस में ऑप्शन ए होगा, 0.6 मीटर पर सेकेंड। आइए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। टू बॉडीज आर हैविंग काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 16:9। इफ दे हैव सेम linear momentum, the ratio of their mass is respectively is। हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया गया है दो बॉडीज का। मान लीजिए एक बॉडीज है m1 जो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और दूसरा बॉडी है m2 जो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमें गिवन है
कि काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है टू बॉडीज का वो 16:9 है। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू 16/9। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। और हमें यह भी दिया हुआ है कि उनके जो लीनियर मोमेंटम है वो सेम है, यानी जो P1 का लीनियर मोमेंटम है, जो मास 1 का लीनियर मोमेंटम है, वो बराबर है मास 2 के लीनियर मोमेंटम से। और इक्वेशन 1 में काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² तो जो फर्स्ट बॉडी है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m1v1² डिवाइडेड बाय सेकंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m2v2² इज इक्वल टू 16/9। इससे m1 इंटू v1² बाय m2 इंटू v2² क्या आ जाएगा, 16/9। और हमें जो सेकंड इक्वेशन है उसमें क्या दिया हुआ है कि लीनियर मोमेंटम इक्वल है, सेम है। इससे क्या आ जाएगा कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2। और अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में m1v1 इज इक्वल टू m2v2 पुट करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा कि v1/v2 क्या आ गया, 16/9। और इक्वेशन 4 से m1v1 इज इक्वल टू m2v2 है, तो इसमें v1/v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2/m1, या फिर m1/m2 इज इक्वल टू v2/v1 आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4 से। और हमें v1/v2 क्या दिया हुआ है, 16/9। इसका मतलब कि जो v2/v1 होगा वो 9/16 हो जाएगा। इसलिए जो मास का रेशियो होगा इस केस में, जब दोनों बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 16:9 है और उनका लीनियर मोमेंटम सेम है, तब उनके मासेस का रेशियो 9:16 हो जाएगा। इसलिए इस केस में आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय। हमें पूछा गया है कि मोमेंटम अगर किसी बॉडी का 20% इंक्रीज हो रहा है तो उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी P इज इक्वल टू mv। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। अगर हम काइनेटिक एनर्जी में मास को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमें क्या आ जाएगा, mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। और mv क्या है, mv p है, यानी मोमेंटम है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं p²/2m। तो जब भी हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन पूछा जाए तो हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं, जो कि हमारा वैल्यू होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। अब हमें गिवन है कि जो लीनियर मोमेंटम है उस बॉडी का वो 20% इंक्रीज्ड हुआ है, यानी जो नया मोमेंटम है, जो न्यू मोमेंटम उस बॉडी का, वो क्या आ जाएगा 1.2p, क्योंकि p प्लस 20/100p होगा p डैश, जो कि क्या आ जाएगा 1.2p आ जाएगा। और जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, p² डिवाइडेड बाय 2m, यानी मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। तो जो नया काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा 1.2p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m माइनस p²/2m, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो p²/2m इंटू 100 होगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.44 p² माइनस p² डिवाइडेड बाय p², 2m कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.44 इंटू 100, जो कि हो जाएगा 44%। इसलिए जो जो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट होगा वो इस केस में हो जाएगा 44%। तो जब किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम अगर इंक्रीज होता है 20% से, तो उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा 44% से। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। टू बॉडीज A and B of masses 5 kg and 8 kg are moving such that the momentum of body B is twice that of body A. The ratio of their kinetic energies will be.
हमें दो बॉडीज दिया हुआ है ए एंड बी, जिसका मास है, ए का मास है 5 kg और बी का मास है 8 kg। और हमें यह भी दिया हुआ है कि जो मोमेंटम है बॉडी बी का वो ट्वाइस है मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। तो हमसे पूछा गया है कि उन दो बॉडीज के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। हमने अभी डिराइव किया है कि काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, वेयर पी इज मोमेंटम। इसी कंसेप्ट को हम इस केस में यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी ए का होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं पी ए जो है वो बॉडी ए का मोमेंटम है और पीवी बॉडी बी का मोमेंटम है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है ए का डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बी का वो क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2ma। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बॉडी ए का। उसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी बी का है वो क्या हो जाएगा, पीवी स्क्वायर डिवाइड बाय 2mb। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पी ए स्क्वायर बाय एम ए इंटू एम बी बाई पी बी स्क्वायर, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पी ए स्क्वायर डिवाइड बाय एम ए मतलब मास ऑफ ए, तो मास जो है बॉडी ए का क्या है 5 kg है, तो हम 5 लिखेंगे इंटू मास ऑफ बॉडी बी वो क्या है 8 kg है, 8 डिवाइडेड बाय जो मोमेंटम है बॉडी बी का वो ट्वाइस है मोमेंटम ए के। इक्वेशन 1 से जो आ रहा है रिलेशन, पीबी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2pa, और यहाँ पे पीबी का स्क्वायर है इसलिए 2pa का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो के ई ए बाई के ई बी यानी रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5। इसलिए जो हमारा आंसर होगा इस केस में वो हो जाएगा 2:5 यानी ऑप्शन बी। A body of mass capital M at rest explodes into 3 pieces in the ratio of masses 1:1:2. Two smaller pieces fly off perpendicular to each other with velocities of 30 meter per second and 40 meter per second respectively. The velocity of the third piece will be। इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक बॉडी है मास कैपिटल एम का जो इनिशियली क्या है रेस्ट पे है, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ये बॉडी जो मास कैपिटल एम है वो एक्सप्लोड करता है 3 पीसेज में। प्रॉब्लम में कहा गया है कि जो 3 पीसेज है वो स्प्लिट होता है या एक्सप्लोड होता है 1:1:2 के रेशियो में। मतलब एक बॉडी का मास m है, दूसरे बॉडी का मास m है और जो थर्ड बॉडी है उसका मास 2m होगा, और m प्लस 2m क्या होगा कैपिटल M होगा। इसमें यह कहा गया है जो दो स्मॉलर पीसेस है, इस केस में जो स्मॉल m मास का जो बॉडी है उसका वेलोसिटी दिया हुआ, एक का है 30 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का है 40 मीटर पर सेकेंड, और ये दोनों बॉडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर में फ्लाई किया है। इसका मतलब जो बॉडी 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लीजिए वो एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लाई ऑफ किया, और जो दूसरा बॉडी है वो 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फ्लाई ऑफ किया और वो परपेंडिकुलर है 30 मीटर पर सेकेंड वाले बॉडी से। यानी अगर ये आई कैप में अगर ये मूव किया है एक्स एक्सिस में, तो ये दूसरा बॉडी है वो किस एक्सिस पे मूव करेगा, अलोंग वाई एक्सिस। तो मान लीजिए जो 40 मीटर पर सेकेंड वाला बॉडी है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, और जो 30 मीटर पर सेकेंड वाला बॉडी है वो हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड मूव कर रहा है। और मान लेते हैं जो थर्ड मास है 2m वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अब अगर इस सिस्टम को हम ऑब्जर्व करें तो इस सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है 0 है। इसका मतलब है कि हम यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट लगा सकते हैं। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम होगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है बॉडी का 0 है, क्योंकि इनिशियली क्या है रेस्ट पर है। और फाइनल मोमेंटम क्या हुआ, वो सारे बॉडी का मोमेंटम। तो जो स्मॉल m है जो 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव किया है वो अलोंग क्या है एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए m इंटू 30 आई कैप हो जाएगा। उसी तरह जो 40 मीटर पर सेकेंड जो बॉडी मूव कर रहा है वो अलोंग क्या है वाई एक्सिस यानी z कैप।
और जो 2m मास है वो मान लीजिए v वेक्टर से मूव कर रहा है, या उसका वेलोसिटी v वेक्टर है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो v वेक्टर क्या आ जाएगा, -15i कैप -20j कैप। तो इससे हमें पता लगा कि जो 2m मास है उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, -15i कैप -20j कैप। तो इस 2m बॉडी का मैग्नीट्यूड क्या होगा वेलोसिटी का, वो हम निकालेंगे √-15² +-20², यानी जो कोफिशिएंट है आई कैप का उसका स्क्वायर प्लस जो कोफिशिएंट है जे कैप का उसका स्क्वायर, जो आ जाएगा हमें √625, जो कि होता है 25 मीटर पर सेकेंड। इसलिए जो थर्ड पीस का वेलोसिटी होगा वो होगा 25 मीटर पर सेकेंड। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।